नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, जिसमें पिछले वीक क्या हुआ था उसको ध्यान में रख के अब नेक्स्ट वीक हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले वीक में अभी अदानी पे जो इंजाम लगे हैं उसके कारण या फिर जो इलेक्शन का माहौल था उसके कारण गिरावट आई थी और लास्ट फ्राइडे को वहाँ से रिकवरी भी आई। तो ये रिकवरी का कारण क्या है, क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं, या फिर ये पुल बैक है, ये सारी चीज़ें हम आज की टेक्निकल एनालिसिस में बातें करेंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं 8 वीक की गिरावट के बाद, यानी कि 2 महीने की अच्छी खासी गिरावट के बाद आज पहला हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। एक कैंडल कोई लोग हैमर कहेंगे, लेकिन ये हैमर नहीं है। क्यों हैमर नहीं है, तो हैमर किसे कहते हैं उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिए। फिर भी आपको बता दो कि इसकी जो वीक है वो बॉडी से 2x होनी चाहिए, और इसमें 2x नहीं है, तो ये हैमर कैंडलस्टिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ये दोनों कैंडल को मिला के एक दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। इसे क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम तो जरूर से आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ सीख रहे हैं, हमें कमेंट से पता चल सके। हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, इसे हम बुलिश हरामी कहेंगे। हालांकि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है, लेकिन इसका अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। तो सबसे पहले हम सारी पुरानी रेखाएं हटा देते हैं। जैसे कि आपने पुरानी रेखा में देखा होगा कि जो हमारी रेखा थी 23,300 को इसने तोड़ के ये नीचे आया था, फिर से ब्लॉक पैटर्न बना है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी वो ए वाली रहेगी, यानी कि ये जो बुलिश हरामी का लो है, यानी कि तकरीबन 23,250 के आसपास के, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, यानी कि 24,530 का, यानी 24,500 से 24,550 का 50 पॉइंट का जो जोन है, इसे हम रेजिस्टेंस के तौर पे समझेंगे। अगर ये 24,500 या 550 से ऊपर निकल जाता है तो हम मानेंगे कि इसमें कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है, अब यहां से तेजी आएगी। तब तक हम कोई तेजी वाली बाजी नहीं खेलेंगे, और जब तक ये 23,200 के नीचे नहीं चला जाता तब तक और गिरावट आएगी, ये भी हम नहीं मानेंगे। जैसे मैंने पहले आपको टारगेट दिया था कि अभी इसका जो सपोर्ट बनता है वो तकरीबन 22,000 के आसपास का बनता है। तो अगर ये गिरावट आती है तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट यानी 22,000 की ओर बढ़ेगा। अब एक ग्रीन कैंडल से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें अब तेजी आएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आपको बता रखा है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बननी चाहिए, और उसका जब हाई ब्रेक होता है तब हमें कंफर्मेशन मिलता है। अभी सिर्फ एक पैटर्न बना है, उसका कोई अभी हमें कंफर्मेशन मिला नहीं है। अगर इस चार्ट को आप डिटेल में देखना चाहे तो डेली चार्ट देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये तेजी सिर्फ एक दिन की है, पूरे वीक नहीं आई थी। पूरे वीक गिरावट ही आई थी, सिर्फ एक दिन इतनी तेजी आई। और इसका कुछ फंडामेंटल कारण भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट ने भाप लिया होगा कि जब इलेक्शन में जीत बीजेपी की होगी तो शायद इसकी वजह से रैली आई होगी। अब हो सके कि ये फंडामेंटल जो हमारे पास कारण है उसकी वजह से सोमवार को और तेजी आए, लेकिन जब तक ए लेवल को पार नहीं करती है तब तक हमें बाइंग की अभी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि अभी भी आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं
हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो बनता है। अब जब तक ये हायर लो नहीं टूटता है तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अगर आप इसे वीकली में देखें तो वीकली में भी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक थियरी में आपको बताया था, जो था ड्रॉप बेस ड्रॉप थियरी, जिसमें ड्रॉप होता है, बेस बनता है और फिर ड्रॉप होता है। तो इसमें ये बेस है, जब तक ये बेस को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक भी हम यहां तेजी नहीं मान सकते। यानी ऐसे बहुत से कारण हैं। हाँ, हालांकि यहां पे सपोर्ट था पुराना, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सपोर्ट था तो वहां पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन सपोर्ट से बाउंस बैक होगा कि नहीं वो आने वाला मार्केट ही हमें बताएगा। तो अभी इतनी खुशी की बात नहीं है। हाँ, हालांकि हमें थोड़ा बहुत इतना खुश होना चाहिए कि अभी थोड़े टाइम के लिए निफ्टी की जो गिरावट थी वो रुक चुकी है। अब वो तेजी में तब्दील होगी या नहीं वो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। हम अपना दूसरा चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, और इसमें अपने लेवल वही रहेंगे, इसमें लेवल में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। इसने जो अपना सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, और अभी रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ा, यानी कि इस बीच में वो कंसोलिडेशन होता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी निफ्टी में तेजी आएगी तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। निफ्टी जब तक गिर रहा था तब इसने अपने आप को संभाले हुए है, इसमें बहुत सी गिरावट नहीं आई है। यानी कि बैंक निफ्टी में कंपेरेटिव टू ऑल मार्केट हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे पड़ रही है। अब अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी हमारे लेवल वही रहेंगे। ये भी अपने बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करता है, और जब ये पैटर्न बना था मैंने आपको बताया था कि ट्विजर बॉटम बना है, तो ये ट्विजर बॉटम का अभी तक लो तोड़ा नहीं, हालांकि तोड़ना तो दूर की बात, उसे टच भी नहीं किया है। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यहां पर है ही है, और निफ्टी के साथ यहां से वापिस मुड़ भी सकता है। तो यानी कि कुल मिला के अभी मार्केट में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो निफ्टी का गिरावट थी वो पुल बैक भी हो सकती है, क्योंकि उसने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन मेरा वर्ड ध्यान रखिएगा, हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिना कंफर्मेशन हम टेक्निकल एनालिस्ट कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 मेजर इंडाइसिस। हालांकि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। तो आने वाले महीनों में हो सकता है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडर थे वो स्टॉक की ओर मुड़ जाए, तो हमें स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल सकते हैं। अब हम हर बार की तरह इस बार भी सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, और उसके बाद कुछ ग्लोबल इंडाइसिस देखेंगे ताकि हमें ओवरऑल वर्ल्ड का व्यू मिल सके, और ओवरऑल हमारा व्यू बन सके कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। और जो नए दर्शक है वो हमारी बात सुन लीजिए कि मैं सोमवार या मंगलवार की बात नहीं कर रहा हूं, हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि हम एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 महीने में क्या हो सकता है। तो कृपया करके इसे सोमवार या मंगलवार को ट्रेड करने के लिए इससे कोई स्ट्रेटेजी अपनी मत बनाइएगा। उसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे का चार्ट और डेली चार्ट को कॉम्बिनेशन करके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आएगी, हम ओवरऑल पिक्चर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में हमारा पहला इंडाइसिस रहेगा निफ्टी मिड कैप का, और आप देखेंगे 12,166 का जो लेवल था उसको इसने रिस्पेक्ट किया है, और ये लेवल पे एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे बना है, जो कि इसमें भी निफ्टी की तरह कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स ने ब्लो अप पैटर्न बनाया, यानी कि जो बॉक्स से तोड़ के नीचे आया था इस वीक वही बॉक्स में वापस घुसा है, लेकिन ये बॉक्स के ऊपर बंदी नहीं करता है तब तक इसमें भी कोई तेजी के अनुसार हमें ढूंढने नहीं है। अगर हम एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसका जो सपोर्ट था उसने तोड़ दिया था, और इसका अभी फॉलो थ्रू भी मिल चुका है। हालांकि कैंडल स्टिक हैमर टाइप की बनी है, उसे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो
ये हैमर कैंडलस्टिक भी है और उसके साथ साथ ये दोनों कैंडल को हम मिला ले तो एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है। तो अगर इसका कंफर्मेशन आता है तो इसमें थोड़ा बहुत पुलबैक आने की संभावना बनी है। निफ्टी एनर्जी के बाद अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इसमें तो बहुत सी गिरावट आ चुकी है और इस वीक इसने भी बुलिश रहा में पैटर्न बनाए, यानी कि सारे सेक्टोरल इंडाइसिस में मोस्ट ऑफ एक टाइप के पैटर्न बन रहे, ज्यादातर बुलिश रहा में बन रहे, किसी किसी में एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के बाद मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में आप देखते हैं कि एक एम पैटर्न था। आप इसे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्लियर कट एम पैटर्न देखेंगे और इसकी जो नेकलाइन थी वो यहां पे है, उसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो एम पैटर्न के बाद क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये एम पैटर्न है या डबल टॉप पैटर्न है, ये एक बेरिश पैटर्न है। तो ये पैटर्न का कंफर्मेशन आ गया है, उसने अपनी नेकलाइन तोड़ दी है, तो इसमें गिरावट के अनुसार बने हुए हैं। अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें तो इसका जो इसने सपोर्ट तोड़ा था जो था 21,980 यानी तकरीबन 22,000 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ा था, लेकिन इस बार उसने ब्लो अप पैटर्न बनाया है। तो अभी यहां से वापस मुड़ता है या फॉलो थ्रू देता है वो आने वाला वीक या आने वाला कैंडल ही हमें बता सकता है, लेकिन इस कैंडल में हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। रियल्टी इंडेक्स में आप देखोगे कि इसने जो 926 का लेवल था वहीं से एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है। इस वीक 6.5% की इसमें बढ़ोतरी आई है और इसका जो रेजिस्टेंस था 921 का उसको भी तोड़ के 1000 पे इसके बंदी आई हुई, तो इसमें हमें तेजी के अनुसार दिखाई देते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही हम कंप्लीट कहेंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव कैंडल बना है। अगर डेली चार्ट हम देखें इसका तो आप देखोगे कि पूरे वीक तेजी दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही रेड कैंडल आई थी पूरे वीक, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन में इसकी बढ़ोतरी है, पूरे वीक बढ़ोतरी रही, यानी कि इस सेक्टर में हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमें कोई ट्रेड लेना है, कोई बाइंग साइड जाना है तो सबसे पहले रियल्टी इंडेक्स के जो कंपोनेंट है उस पे हम अपना विश्वास करेंगे, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने जब सेक्टर बढ़ रहा है उसके कंपोनेंट बढ़ रहे तो उसमें पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक पूरी पॉसिबिलिटी का गेम है। अब हर बार की तरह इस बार भी हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डाउ जोन्स की बात करते हैं। और डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं कि पिछले वीक जो गिरावट थी उसको इसने कवर कर लिया है और इस वीक 2% की बढ़ोतरी हमें डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है, यानी कि ग्लोबल से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। तो हमारा जो मार्केट था ये मान सकते हैं कि पुलबैक के बाद शायद वापस मुड़ जाए, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हमें डाउट नहीं रखना है और ऐसी कोई इंडिया में नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। तो जो ओवरवैल्यूड मार्केट हो चुका था तो इसे एडजस्ट करने के लिए नीचे आया था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो अभी बढ़ रहे हैं। अगर हम नास्डेक की बात करें तो इसमें भी इस वीक जो उसका सपोर्ट था उसको उसने रिस्पेक्ट किया है और वहीं से भी इसकी भी 2% की तेजी हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल से हमें इतने नेगेटिव न्यूज नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हम जापानीज मार्केट का इंडाइसिस देख ले तो जो ये निक्की का चार्ट है, निक्की 300 का चार्ट, उसको अगर आप देखते हैं तो एक साइडवेज चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी गिरावट है ये तो हम नहीं कह सकते। अगर इसकी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले यहां से लेके, तो देखिए कंप्लीट अपनी ट्रेंड लाइन पे ही काम करा रहा है, तो इसमें भी अभी कोई गिरावट नहीं है। तो ये हो गए हमारे ग्लोबल इंडाइसिस के बारे में। अब हम हर बार की तरह डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है, उसका जो लेवल था उसको इसने तोड़ दिया है। हालांकि इस वीक हमें उसमें ठहरावट देखने को मिली है, नहीं तो कंस्टिट्यूएंस 10 वीक से यानी कि 2.5 महीने से इसमें कंटिन्यू बढ़ोतरी देखने को हमें मिली। और इस वीक गिरावट तो नहीं कह सकते, लेकिन ठहरावट है। अब कंटिन्यू 2.5 महीने के बढ़ने के बाद ठहरावट लेगा, ये कॉमन सी बात है।
और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड का बढ़ना वैसे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि अपने वॉरेन बफेट साहब है, वो अपनी पोजीशन मार्केट से कम कर रहे हैं। अब वो उनका व्यू है, हमें मार्केट से अभी कोई नेगेटिव संकेत नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी वजह हो सकती है मार्केट की गिरावट की कि उनको जो फॉलोअर है, उनको जो फॉलो करते हैं, वो भी अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। बाकी मार्केट में जो भी दिखेगा हमें चार्ट पे क्लियर कट दिखेगा और हमें अपने चार्ट पे विश्वास करना है। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसमें भी बढ़ावट आ रही है, और यूएस डॉलर का बढ़ना वो हमारे लिए सही बात नहीं है, क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ता है तब हमारा इंडियन रुपीस वीक होता है। डॉलर इंडेक्स में जो बढ़ावट है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब आपको मालूम होगा कि डॉलर इंडेक्स कुल विश्व की सबसे बड़ी 6 करेंसी को मिलके बनती है, जो जापानीज एन है, चाइनीज, सारे को मिला के ये इंडेक्स बनता है। जाते जाते हम अपनी नज़र यूएस डॉलर को रुपी टर्म में देखें तो ये भी चौपी हो गया है, इसमें भी अभी कोई गिरावट देखने को हमें नहीं मिल रही है। और ये जो बढ़ रहा है यानी कि रुपया वीक हो रहा है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। अब गोल्ड के चार्ट देख ले हम, तो ये गोल्ड का फ्यूचर का चार्ट है और इसमें इस वीक तकरीबन 5% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। अब वैसे तो गोल्ड का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ महीने से ऐसे संजोग पैदा हुए हैं कि मार्केट गिर रहा था तब गोल्ड गिर रहा था, अब मार्केट बढ़ रहा है तब गोल्ड बढ़ रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा समझ के बाहर है, कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, लेकिन गोल्ड बढ़ा जरूर है। हो सके इसकी नेगेटिव इंपैक्ट हमें आने वाले मार्केट में देखने को मिले। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि आने वाले मार्केट में क्या हो सकता है उसके हमने ओवरव्यू ले लिया। तो ओवरव्यू देखने के बाद हमें इतना दृढ़ निश्चय है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेजी अभी आएगी ये हम श्योर नहीं कह सकते। तो संभाल के अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।